नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 नवंबर और चलिए जानते हैं 11 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला अपडेट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है सी, 9 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष देश में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और सर्वसुलभ न्याय प्रक्रिया तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस दिन समाज के सुभेद्य और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्ति हेतु सहायता एवं समर्थन जुटाना होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था और भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। उल्लेखनीय है कि नालसा यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित कराने के साथ साथ विभिन्न कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अगला विषय विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया। ऑप्शन है नवंबर के पहले शनिवार को, नवंबर का पहला सप्ताह या 9 से 14 नवंबर तक या नवंबर का आखिरी शनिवार। तो सही ऑप्शन होता है सी, 9 से 14 नवंबर तक। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 9 से 14 नवंबर तक विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीकी विकास करने और अपने देश में शांति कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस आयोजन का वार्षिक उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता में जागरूकता पैदा करने में योगदान देता है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार साल 1986 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1988 को इस सप्ताह को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला विषय कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अतुल प्रसाद, राजेंद्र मेनन, सर्वेश सिंह या राकेश कुमार। तो सही ऑप्शन होता है बी, राजेंद्र मेनन। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेनन की इस पद पर नियुक्ति दोबारा की गई है। राजेंद्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पद पर उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। राजेंद्र मेनन को इस पद पर पहली बार साल 2019 में नियुक्त किया गया था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 संसद द्वारा पारित किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन 8 अगस्त साल 2009 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली में प्रधान पीठ के अलावा FT की चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में क्षेत्रीय पीठ है इसकी। अगला विषय कि साल 2023 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया। ऑप्शन है पंजाब, बड़ौदा, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है ए, पंजाब। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। साल 2023 में इसका आयोजन 5 शहरों में किया गया। फाइनल मुकाबला पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। यह पंजाब की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। ट्रॉफी में का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पंजाब के अभिषेक शर्मा को घोषित किया गया। ट्रॉफी में सबसे अधिक रन असम टीम की रिहान पराग ने बनाया। सबसे अधिक विकेट हैदराबाद टीम की रवि तेजा ने लिया और इसमें कुल 38 टीमों ने भाग लिया था। साल 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता था। अगला विषय हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। यहाँ पे होगा शीर्ष मतलब पहले स्थान पर रही। ऑप्शन है थाईलैंड, भूटान, चीन या भारत। तो यहाँ पर पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वह चीन में है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में क्वेरेली साइमंड्स द्वारा यानी कि QS द्वारा
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालय को शामिल किए गए थे। रैंकिंग में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग में स्थित है। हांगकांग यूनिवर्सिटी जो थी दूसरे स्थान पर रही। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही। शीर्ष 10 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्थान शामिल नहीं है। शीर्ष 50 में भारत के जो 2 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, ये संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली हैं। आईआईटी बॉम्बे का स्थान 40वां है और आईआईटी दिल्ली का स्थान 46वां है। इस बार 100 यूनिवर्सिटियों में भारत के 7 विश्वविद्यालय शामिल हैं। आईआईटी मद्रास 53वें स्थान पे, आईआईटी बेंगलुरु 98वें स्थान पे, आईआईटी खड़गपुर 59वें स्थान पे और आईआईटी कानपुर 63वें स्थान पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वह 94वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत के सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। इसके बाद चीन के 113 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। यह रैंकिंग 11 संकेतों के आधार पर तैयार की जाती है। अगला विषय, विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, मैक्सिको या कनाडा। तो सही ऑप्शन होता है ए, लंदन। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन लंदन में किया गया। इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। लंदन में अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 इसका थीम रखा गया था। थीम की अगर बात करें तो जैसे मैंने अतुल्य भारत और भारत भ्रमण 2023 का बेसिक तौर पर इसका थीम रखा गया। इस थीम के तहत भारत आने वाले पर्यटकों के लिए विभिन्न पर्यटक उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत मंडपम का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी के द्वारा किया गया। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम राज्य के पर्यटन विभाग तथा भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम सहित कुल 47 प्रतिभागी अतुल्य भारत मंडपम में भाग ले रहे हैं। अगला विषय, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शन कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है लखनऊ में, भोपाल में, नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में। तो सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली में। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कला प्रदर्शनी का विषय साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर रखा गया था। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। प्रदर्शनी में भारत में बाघ अभ्यारण्यों के आसपास रहने वाले आदिवासी और वन्यवासियों के जंगल तथा वन्यजीव के साथ साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में आम लोगों को इस समुदाय की कला, संस्कृति और लोकाचार को गहराई देने के लिए देखने और समझने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। अगला विषय, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा उत्पाद विनियम पर सहयोग के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो सही ऑप्शन होता है बी, नीदरलैंड। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त रूप से चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए समझौता किया है। यह समझौता नीदरलैंड की राजधानी हेग में संपन्न हुआ। इस समझौते को भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और नीदरलैंड के स्वास्थ्य कल्याण और खेल मंत्री अंस्टन कुइपर्स के बीच किया गया। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह समझौता विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम के लिए किया गया है। अगला विषय, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है पुर्तगाल, इजराइल, जॉर्डन या फिलिस्तीन। तो सही ऑप्शन होता है ए, पुर्तगाल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यूरोपीय देश जो था पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद यह इस्तीफा दिया है। एंटोनियो कोस्टा ने अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। पुर्तगाली प्रधानमंत्री ने उनके चीफ ऑफ स्टाफ वाइटर्स एस्केरिया की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दिया। एंटोनियो कोस्टा साल 2015 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप
उत्तरी पुर्तगाल में लिथियम अन्वेषण रियासतों और देश के दक्षिणी तट पर साइंस एवं एक हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र और डेटा सेंटर स्थापित है। ये सारे भ्रष्टाचार उनके ऊपर लगाए गए। बात करते हैं पुर्तगाल की, तो जैसा आपने पता है कि पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी लिस्बन है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। आज का अंतिम विषय कि किस राज्य सरकार ने हॉट बैलून परियोजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या हरियाणा? तो सही ऑप्शन होता है डी, हरियाणा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में हरियाणा सरकार ने हॉट बैलून परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत राज्य के उत्तरी भाग पिंजौरा से की गई। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई। पिंजौरा, जिसे पहले पंचपुरा के नाम से जाना जाता था, वह स्थान था जहां पांडव महाभारत से पहले अपने निर्वासन के दौरान रुके थे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिसका सही उत्तर था नई दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि वर्ष 2023 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।